हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज बच्चों हम बात करने वाले हैं हमारे गणित के पहले पाठ के बारे में, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्या वाला जो पाठ है बेटा, ये बहुत ही आसान है। मैं आपको बहुत ही सरल सी बातें बताता जाऊँगा, पाठ को कवर कराऊँगा। हम क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम आने वाला है, तो आपको एक शॉर्ट रिवीजन वाली वीडियो चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। मैं आपको वो क्वेश्चंस के बारे में समझाता हुआ चला जाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए बेटा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ना पसंद आए तो बेशक वीडियो को डिसलाइक कर देना, लेकिन रीज़न बता कर जाना कि आपको इस वीडियो में क्या समझ में नहीं आया, या फिर हमारे इस चैनल को किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा चैनल भी ग्रो कर सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस पार्ट की, जो कि ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। परिमेय संख्या क्या होती है, मैं आपको मोटी मोटी बात बता दूँ। पहले तो किसी भी ऐसी संख्या को बच्चों परिमेय संख्या हम कह सकते हैं जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। अगर हम किसी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं तो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। हालांकि परिमेय संख्या की परिभाषा 9वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में जाकर बदलने वाली है, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में होने वाली है। पर मैं आपको बता दूं, मोटी मोटी बात यही कहेगा कि किसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या तभी कह सकते हैं जब हमारा p/q के फॉर्म में लिखा जाए। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो q है ना बेटा, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सोचो ना खुद, किसी का अगर हर यानी नीचे वाली संख्या अगर ज़ीरो हो जाए तो वो संख्या बेटा संभव ही नहीं है। उसे हम अनंत या फिर कह सकते हैं नॉट डिफाइंड संख्या कहते हैं। तो ऐसे ही कहता है क्या कि हम इसमें बहुत सारे प्रकार की संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बताऊं तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। ऐसी संख्या को बेटा हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं जिन संख्याओं को हम प्रकृति में गिनती के तौर पर लेते हैं। जैसे आप शुरुआत करते हो 1, 2, 3, 4, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। ऐसी संख्याओं के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे और बेटा समझेंगे। यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं में हमारी शुरुआत जो होती है वो 1 से होती है। पहले 1 आएगा, फिर 2 बेटा, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ऐसे ही ये गिनती वाली सारी संख्याएं आ जाती हैं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर। दूसरी जो संख्या होती है बेटा, वो हमारी होती है यहाँ पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में अंतर है। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं बेटा जिस संख्या को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। यानी ये संख्याएं अपने आप में 2 वर्गों में विभाजित की गई है, जिसे आप धनात्मक और ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, अब अपने आप में सोचो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। धनात्मक संख्याएं, देखो पूर्ण संख्याएं अपने आप में होल नंबर होती हैं, और जो इंटीजर्स होती हैं वो बेटा अपने आप में जिसे आप कहते हो ना पूर्णांक संख्या, वो होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो आपकी W से रिप्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब होता है इंग्लिश में होल नंबर, जिसकी शुरुआत 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और बेटा ये चलती चली जाती है। समझ में आ रहा है। यानी इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। वहीं पर अगर हम बात करें पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक मतलब क्या हो गया, नाम से पता लग रहा है पूर्ण अंक, यानी कि ऐसे अंक जिनको हम दशमलव में नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने 1 लिखा तो ये पूर्णांक है, -2 लिखा ये भी पूर्णांक है, 0 लिखा ये भी अपने आप में पूर्णांक है। लेकिन ये याद रखना है बेटा कि इसमें क्या नहीं आ सकता, दशमलव नहीं आ सकती है। तो अगर मैंने 1.5 कहा तो बेटा ये पूर्णांक नहीं होगा। अगर मैंने 2.5 कहा ये भी पूर्णांक नहीं होगा। हाँ, वो बात अलग है कि मैं अगर 2.0 कहूँ तो ये पूर्णांक रहने वाला है, क्योंकि 2.0 का मतलब 2 ही होता है। तो इसीलिए ये याद रखना कि दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, बशर्ते कि वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए 2.0 लिखा हुआ हो। पूर्णांकों के अंदर बेटा 2 तरह के पूर्णांक होते हैं। एक होता है आपका धनात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है बेटा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक को हम Z+ से दिखाते हैं या फिर I+ से भी दिखाते हैं बेटा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याएं आती हैं। जैसे अगर मैंने 4 कहा तो धनात्मक पूर्णांक है, अगर मैंने यहाँ पर 6 कहा तो धनात्मक पूर्णांक है, 9 कहा, कोई भी ऐसी संख्या, 0 भी अगर हम कहें तो धनात्मक पूर्णांक में ही गिनी जाती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक की अगर हम बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा ही नेगेटिव में होते हैं। जैसे मैंने -4 कहा, -5 कहा, मैंने -7 कहा, तो ये अपने आप में क्या है बेटा, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव संख्याएं होती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। वैसे अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको थोड़ी सी बात और डिटेल में समझा देता हूँ। किसी भी संख्या को, जिसमें देखो आपने ये तो पढ़ ही रखा है कि ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को बेटा हम हर कहते हैं। तो किसी भी संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं।
और अगर ये याद रखना कि किसी भी संख्या को जब हम अंश बटे हर के रूप में लिख पा रहे हैं और उसका जो हर है बेटा वो 0 अगर बराबर नहीं है तो उस संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो अभी फिलहाल हम परिमेय संख्या के और भी गुणधर्मों के बारे में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे। पूर्णांक संख्याओं के बारे में हमने जाना, परिमेय संख्या के बारे में हम जान रहे हैं, हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना, हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जाना। ये सब बेटा अपने आप में संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम मैथ्स के अंदर तो करते ही करते हैं, अपनी दिनचर्या के अंदर भी काफ़ी बार करते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो डिस्कस हम कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, लिखने की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप लिख सकते हो। चलिए, अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है 1.2 बेटा। इसके अंदर लिखा हुआ है 1.2 परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, यानी हम बात करने वाले हैं कुछ विशेषताओं के बारे में जो सिर्फ परिमेय संख्याओं के बारे में रहने वाली है। अब गुणधर्म से क्या मतलब होता है? गुणधर्म का मतलब हो गया उसकी विशेषताएं, जो उसके अंदर गुण हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आता है संवृत्त। संवृत्त क्या होता है? संवृत्त हम किसे कहते हैं? यानी कहने का मतलब, इस शब्द को अगर हम समझें बेटा तो ये कहता है कि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या के साथ जोड़ करें, गुणा करें, भाग करें और उत्तर में अगर हमें वही संख्या उसी रूप में मिल जाए, उसी रूप में मतलब समझ रहे हो, यानी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के रूप में मिले, प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या के रूप में मिले, तो उसे हम संवृत्त कहते हैं। ठीक है, संवृत्त का मतलब क्या हो गया? जो उसी संख्या के प्रकार के रूप में हमें उत्तर दे दे। जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूँ बेटा कि क्या 5/3 एक परिमेय संख्या है, तो आपने कहा जी सर 5/3 एक परिमेय संख्या है। क्या 4/3 अपने आप में एक परिमेय संख्या है, तो आपने कहा जी सर ये भी एक परिमेय संख्या है। इसको जोड़ा मैंने और उत्तर में मिला मुझे 9/3, ये भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है। वो बात अलग है, इसको हम हल करके 3/1 भी लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्याएं हैं। अब इसको कैसे हल करते हैं ये मुझसे जानना चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब संवृत्त किस में? तो देखो, परिमेय संख्याओं के अंदर बहुत सारी संख्याएं आ जाती हैं। परिमेय संख्याएं में ही अपने आप में बेटा पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं। परिमेय संख्या में ही अपने आप में प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, सम संख्याएं आ जाती हैं, विषम संख्याएं आ जाती हैं, भाज्य संख्याएं आ जाती हैं, अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं। ये सब की सब संख्याएं जो है बेटा परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती हैं। इसीलिए हम सबसे पहले पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, अब हम जानते हैं कि क्या पूर्ण संख्याएं संवृत्त है योग में। योग में क्या संवृत्त है पूर्ण संख्याएं? जी हाँ, कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं आप बताइए, कमेंट करके भी बता सकते हैं आप, मुझे बताइए कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं। तो मैं एक रेंडमली लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 3 और मैंने ले लिया बेटा 15। ये दोनों के दोनों अपने आप में पूर्ण संख्याएं हैं। इन दोनों को मैंने जोड़ा और मैंने देखा यार ये तो 18 दे रहा है, तो क्या ये पूर्ण संख्या है? आपने कहा हाँ जी ये है, तो योग के अंदर संवृत्त है, क्योंकि इसको जोड़ने पर हमेशा आपको पूर्ण संख्या ही मिलेगी। उसके बाद आपको मिलता है व्यवकलन। व्यवकलन क्या पूर्ण संख्या के व्यवकलन जो है वो क्या संवृत्त है? अब सवाल उठता है कि सर व्यवकलन का मतलब क्या है? व्यवकलन का मतलब होता है बेटा माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। अब मान लो मैं जानबूझ के 2 संख्याएं मानने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहना। मान लो मैंने कहा कि मैं 5 ले लेता हूं पहली संख्या और दूसरी संख्या ले लेता हूं 3। अब आपने कहा यार 5 में से 3 को घटाया मैंने तो 2 मिला, और 2 अपने आप में पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, और उसको घटाने पर भी हमें क्या मिल रहा है बेटा? पूर्ण संख्या ही मिल रही है। तो अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें 2 संख्याओं को घटाने पर पूर्ण संख्या मिल रही है तो इसका मतलब वो संवृत्त है। पर क्या ये सभी संख्याओं पर काम करने वाला है? सोचो, क्या ये सभी संख्याओं पर काम करने वाला है? यस और नो, कमेंट करके बताओ मुझे। नहीं बेटा, ये सभी संख्याओं पर काम करने वाला नहीं है। क्या होगा अगर मेरी पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 5 हो जाए? अब मुझे भी पता है कि 3 में से 5 को घटाएंगे तो उत्तर में मुझे -2 मिलने वाला है, पर -2 अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं होती है। समझ में आ रहा है? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो बेटा प्लस में होती है, जैसे 0 से शुरुआत हम करते हैं ना, तो ये पूर्ण संख्या होती है। तो अब माइनस वाली संख्या तो पूर्ण संख्या नहीं होती है ना? तो क्या ये -2 हमें पूर्ण संख्या के रूप में निष्कर्ष दे रहा है? आप कहेंगे नहीं सर ये तो नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि व्यवकलन के अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं हैं बेटा वो संवृत्त नहीं होती हैं। ठीक है, कोई भी उत्तर ले सकते हो आप। अब कहोगे सर कितने सारे नंबर हम माने? बेटा आपके जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना वो सब लगा कर देखना है। तो अब फिलहाल तो आप याद रख लो कि पूर्ण संख्याएं जो है योग के अंतर्गत संवृत्त होती हैं, लेकिन व्यवकलन यानी कि जो सब्ट्रैक्शन होता है उसके अंतर्गत नहीं होती हैं। उसके बाद आता है क्या गुणनफल के अंतर्गत होती हैं? तो हाँ जी, गुणनफल के अंतर्गत होती हैं। और गुणनफल के अंतर्गत बेटा सभी संख्याएं अपने आप में संवृत्त होती है, सभी संख्याएं।
अब कहोगे कैसे सर? कोई भी दो संख्या सोच लो, जैसे मान लो मैंने कहा 5 ही था और 3 ही था। सर आपको 5 और 3 से बड़ा प्यार है, बार बार ये नंबर मांग रहे हो, आप बता दो यार कोई दो नंबर। तो 5 या 15 होता है। तो जी पहली ये पूर्ण संख्या है? हाँ जी पूर्ण संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ जी ये पूर्ण संख्या है। तो क्या ये एक पूर्ण संख्या है? हाँ जी ये भी एक पूर्ण संख्या है। कोई भी दो संख्या ले लो। आप कहते हो नहीं जी मैं तो 0 लूँगा, 0 ले लो। यहाँ पर 13 ले लो। गुणा करने के बाद 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उत्तर बेटा 0 ही मिलता है। तो क्या जी ये पूर्ण संख्या है? हाँ जी। ये पूर्ण संख्या है? हाँ जी। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ जी। तो अगर दो पूर्ण संख्याओं के साथ गुणा अगर हम करें और मुझे उत्तर के तौर पर बेटा पूर्ण संख्या ही मिले, तो क्या मैं उसे ये नहीं कह सकता कि जो पूर्ण संख्या है वो गुणा के अंतर्गत समृद्ध है? हाँ या ना बताओ मुझे। बिल्कुल कह सकते हैं भाई, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसीलिए गुणनफल के अंतर्गत समृद्ध होता है। कोई भी दो संख्या उठाओ, करने लग जाओ, आप देखो कि हमेशा आएगा। भाग के अंतर्गत नहीं होता, भाग के अंतर्गत नहीं होता। बहुत सारी संख्याएं बेटा भाग के अंतर्गत व्यवकलन नहीं दिखाते, सॉरी समृद्ध नहीं दिखाती है। तो आप ध्यान रखना कि व्यवकलन यानी कि जो सब्ट्रैक्शन होता है और भाग होता है बेटा, इसके अंतर्गत ज़्यादातर संख्याएं जो हैं वो नहीं दिखाती हैं क्या? समृद्ध की गुणधर्म को, यानी कि समृद्ध प्रॉपर्टी को नहीं दिखाती हैं। हम कहोगे सर इसका उदाहरण देख लो, आपके पास स्क्रीन पर है। अब कहोगे नहीं सर मैं अगर 6/3 करूं तब तो आ रहा है, लेकिन गुणधर्म का मतलब क्या हो गया? हमें कोई एक संख्या थोड़ी दे रखी होगी, हम एक ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें जो सभी के सभी पूर्ण संख्याओं पर काम करे। तो अब आप कहोगे यार 6 को अगर मैं 3 से भाग करता हूं तो मुझे मिल रहा है ना, 6 अपने आप में पूर्ण संख्या है, 3 अपने आप में पूर्ण संख्या है, उत्तर भी मिला मुझे 2, जो भी पूर्ण संख्या हम कह सकते हैं। लेकिन क्या बेटा ये सभी पर काम कर रहा है? नहीं जी। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो 3/6 कर दिया मैंने, तो मैंने देखा यार ये तो 1/2 आ रहा है, तो ये तो कहीं पर भी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर मिलेगा हमें कहाँ? यहाँ 0.5। अब ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये नहीं है। अब हम बात करेंगे सेम यही चीज़ें पूर्णांक के साथ। पूर्णांक में हमने पढ़ा था कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक बेटा, याद रखना है हमेशा। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में हमेशा उत्तर आपको मतलब पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है। ऋणात्मक पूर्णांक में हमेशा जो उत्तर मिलने वाला है बेटा वो नेगेटिव नंबर मिलने वाला है। अब धनात्मक पूर्णांक में हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, ध्यान से सुनना, वो पॉजिटिव नंबर आपका हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है जी। योग के बारे में क्या ख्याल है? योग ज़्यादातर संख्याएं समृद्ध होती है। बिना सोचे समझे योग के अंतर्गत कर लो। ज़्यादातर संख्याएं गुणा में समृद्ध होती है। गुणा का भी आप दिमाग में रखो। मेन सवाल उठता है कि आपका घटा और भाग में क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब घटा की बात करते हैं। पिछला जो आपने देखा जिसमें हमने क्या कहा, पूर्ण संख्या, वो घटा के अंतर्गत समृद्ध नहीं था, क्योंकि हर प्रकार से हम उत्तर में पूर्णांक जो पूर्ण संख्या थी बेटा वो नहीं ला पा रहे थे। लेकिन पूर्णांक में ऐसा होता है, पूर्णांक में आप ला पाओगे, हर सूरत में ला पाओगे। अब कहोगे क्या मतलब सर? अब सोचो, मैंने कहा कि यार 5 है, उसमें से मैं 3 को घटाता हूँ, मुझे मिला 2। ये एक धनात्मक पूर्णांक है ना, पर है तो सही पूर्णांक। अच्छा जी, अगर मैं 3 में से 5 को घटाऊँ तो क्या होगा? तो जी ये -2 आएगा। लेकिन क्या ये पूर्णांक नहीं है? हाँ जी ये पूर्णांक है। ये अपने आप में कैसा पूर्णांक है? ये अपने आप में ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक तो है। तो व्यवकलन के अंतर्गत पूर्णांक संख्या समृद्ध होती हैं। यहाँ से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, ये याद रखना। यानी पूर्ण संख्याएं जो थी वो व्यवकलन में समृद्ध नहीं थी, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़कर घटाकर आप पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त, सॉरी घटाकर, जोड़कर तो कर पा रहे थे, घटाकर नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। लेकिन पूर्णांक में घटाकर भी प्राप्त कर पाओगे, गुणा करके भी प्राप्त कर पाओगे, लेकिन भाग करके नहीं प्राप्त कर पाओगे। फिर से इसने वही उदाहरण ले लिया 5 और 8 वाला। देखो इसको आप भाग करोगे तो किसी भी कीमत पर ये पूर्णांक संख्या नहीं दे रही है। अगर आप इसको भाग करोगे तो आएगा 0.6 तो 6 पे जाएगा, तो 0.6 आ गया, तो पूर्णांक तो कहीं पर भी नहीं है। पूर्णांक किसे कहते हैं? एक ऐसा अंक जो अपने आप में पूर्ण हो, चाहे तो वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, लेकिन पूर्ण हो। ये भी नहीं है। चलिए अब हम परिमेय संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और इसमें q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उदाहरण के तौर पर ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब आप नोटिस कर रहे हो, ये अपने आप में परिमेय है चाहे बीच में माइनस लगा रखा है, ये परिमेय है चाहे दोनों के दोनों प्लस हैं, ये परिमेय है चाहे नीचे माइनस है, और ऐसी संख्या भी परिमेय संख्या होती है जिसके नीचे कुछ नहीं होता। तो आप लगा सकते हो अपनी तरफ से 1 1 1।
तो आपसे पूछा मैंने कि यार बताओ मुझे 4 परमेय संख्या है, तो आप कहोगे हाँ सर 4 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। और हमारे नियम के अनुसार हम क्या कहते हैं, किसी भी संख्या को परमेय संख्या तब कहते हैं जब p/q के रूप में लिखा जा सके। और बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके अंदर यानी परमेय संख्या के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है, यानी कि जिसे आप हर बोलते हो, नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हम हर कहते हैं, और ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, हम अंश कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे न्यूमरेटर और इसे बेटा डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि ऊपर वाली संख्या तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन नीचे वाली 0 नहीं होनी चाहिए। इस आधार पर हम कहें तो भैया आप नोटिस करो, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी बनती है और एक टेबल में लिख दिया गया होगा इसे भी। परमेय संख्या देखो, परमेय संख्या योग के अंतर्गत व्यवकलन है, संवृत है, व्यवकलन के अंतर्गत भी संवृत है, गुणन के अंतर्गत भी संवृत होती है, भाग के अंदर परमेय संख्या संवृत होती है या नहीं होती है। अब ये सवाल उठता है कि जी भाग के अंदर क्यों नहीं होती है, सिर्फ एक केस की वजह से, 0 की वजह से। आप कहोगे जी 3/5 तो है ना, और 5/3 ये भी अपने आप में परमेय संख्या है, ये दोनों है, मतलब कोई भी ऐसी संख्या ले लो, माइनस वाली ले लो, वो भी अपने आप में संवृत है। सिर्फ एक केस है जो इसको फेल कर रहा है, वो 0 वाला। 5/0, 5 अपने आप में देखा जाए 5/0, मैंने कहा ये परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, 0 भी अपने आप में परमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। लेकिन 5/0 जो है ना बेटा, ये परमेय संख्या नहीं होती है, सिर्फ इस वजह से यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अगर 0 का खेल नहीं होता तो ये अपने आप में होता। पूर्णांक के बारे में क्या ख्याल है, योग में तो भैया हाँ होता है, व्यवकलन में भी पूर्णांक में होता है, गुणा में भी होता है, भाग में नहीं होता। पूर्ण संख्या के बारे में अगर हम कहें तो यहाँ होता है, यहाँ पर बेटा नहीं होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें तो योग के अंतर्गत होता है, व्यवकलन के अंतर्गत नहीं होता है, गुणन के अंतर्गत होता है, याद रखना, और भाग के अंतर्गत नहीं होता है। तो ये टेबल बेटा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से आपका 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है 2 बार, मतलब एक अंक के अंदर, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद आती है बेटा क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब क्या हो गया, क्रम विनिमयता का मतलब हो गया कि क्रम के बदलने से कोई फर्क ना पड़े, क्रम के बदलने से कोई फर्क ना पड़े। यानी अगर मैं a जमा b करूं और उसका उत्तर अगर b जमा a के बराबर ही आता है तो उसे हम क्रम विनिमयता कहते हैं। यानी क्रम विनिमयता का मतलब हो गया कि क्रम को बदलने से उत्तर पर फर्क ना पड़े। ध्यान से सुन लो, जरूरत महसूस होती है तो लिख लो। क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि क्रम बदलने से उत्तर पर फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a है जी, यहाँ पर क्या है जी, b है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ें और b जमा a करें तो क्रम विनिमयता पर फर्क नहीं पड़ रहा, उत्तर पर फर्क नहीं पड़ रहा। पर क्या हमेशा क्रम विनिमयता का मतलब जमा से ही होता है? क्रम विनिमयता में बेटा घटा भी हो सकता है, a माइनस बी और b माइनस ए, ठीक है। a गुणा b वो बराबर होना चाहिए b गुणा a के, और a भाग b बराबर होना चाहिए किसके, b भाग a के। अब इन चारों के बारे में हम बात करेंगे आगे, चलिए जानते हैं। पहले कहता है कि पूर्णांक संख्या के बारे में अगर हम बात करें, पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं, 0 1 2 3 ऐसे चलता जाता है। पूर्णांक संख्या होती है माइनस में भी और प्लस में भी। ये माइनस में नहीं होती है, इसमें बेटा कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। पॉजिटिव नंबर तो होता है, नेगेटिव नहीं होता, याद रखना। जैसे आप कहते हैं कि क्या ये जो क्रम विनिमयता है क्या योग के अंतर्गत आता है, योग के अंतर्गत संवृत्त होता है? हाँ जी होता है, योग के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि अगर 0 में 7 को जोड़ूं तो भैया 7 में 0 को जोड़ूं, उत्तर में तो 7 ही मिलने वाला है। कोई भी 2 संख्या ले लो यार, मैं कहता हूँ फिर 5 लिख दिया, परेशान हो जाओगे। चलो कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लो 9 ले लेता हूँ, 9 में मैं 2 जोड़ लेता हूँ, और बेटा 2 में मैं 9 जोड़ लेता हूँ। क्या दोनों का उत्तर 11 नहीं मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है, तो है, ठीक है। यानी योग के अंतर्गत तो है, व्यवकलन में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं मान लो कहता हूँ 9 घटा 2 करूँ तो क्या 2 घटा 9 के बराबर आता है? जी नहीं आएगा। 9 घटा 2 में हमें उत्तर 7 मिलेगा, है ना, यहाँ पर 7 मिलने वाला है, और यहाँ पर उत्तर मुझे माइनस का 7 मिलेगा। तो क्या मैं 7 को -7 के बराबर लिख सकता हूँ? ना जी ना, नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, ध्यान रखना। गुणन के अंतर्गत आता है, 9 गुणा 2 लिखा और 2 गुणा 9 लिखा तो दोनों का उत्तर बेटा 18 ही आता है, तो आता है। भाग के अंदर नहीं होता, जैसे मान लो 9/3 करूं बेटा, और क्या 3/9 करूं, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, ठीक है। तो इसका उत्तर तो 3 मिल रहा है,
और इसका उत्तर बेटा 1/3 मिल रहा है। कंफ्यूज मत हो जाना, नीचे है वो, तो ये बराबर तो नहीं है किसी भी सूरत में, तो ये नहीं है। तो भैया योग के अंतर्गत आता है, गुणन के अंतर्गत आता है, व्यवकलन में नहीं आता, भाग में नहीं आता। ठीक है, तो क्रम विनिमयता का गुण जो है वो काम नहीं करता पूर्ण संख्या पर। अच्छा, क्रम विनिमयता का क्या पूर्णांक पे करता है? पूर्णांक पे तो करता है। जैसे कि पूर्णांक कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे मान लो मैंने कहा 5, फिर 5 आ गया, छोड़ यार 15 कर देता हूँ, और इसमें मैं 20 जोड़ लेता हूँ, ठीक है, और 20 में 15 जोड़ लेता हूँ। दोनों ही सूरत में मेरे को उत्तर तो सेम ही मिल रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो जी है। व्यवकलन में देखो, 5 में से मैं 3 को घटा रहा हूँ, ठीक है, तो 5 में से 3 माइनस वाले 3 को घटा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी ये संख्याएं होती है ना, क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं, ये ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो 5 तो था ही, इसमें से हमें घटाना था, क्योंकि व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, और दूसरी संख्या -3 है, तो इसको मैंने घटाया। तो भैया एक बार तो 5 में से 3 को घटा रहा हूँ, -3 को, एक बार -3 में से -5 को घटा रहा हूँ। इसका उत्तर किसी भी सूरत में मुझे 8 ही मिलने वाला है, इसका उत्तर मुझे मिलने वाला है 8 माइनस का, ये बराबर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर साफ सरल शब्दों में लिखा है कि जो व्यवकलन के अंतर्गत जो है वो पूर्णांक में भी क्रम विनिमयता नहीं होती है, गुणनफल में होती हैं। जैसे 5 गुणा में -3 करा और -3 गुणा में 5 करा, दोनों सूरतों में बेटा उत्तर मुझे -15 ही मिलेगा। तो अब आप बार बार यही चीज़ नोटिस करोगे कि योग के अंतर्गत आता है, गुणनफल के अंतर्गत आता है, भाग के अंदर नहीं आएगा, व्यवकलन के अंदर नहीं आएगा। ये चीज़ आप याद रखना, नंबर चाहे किसी भी प्रकार का ले लो। अब भाग के अंदर कैसे, तो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, फिर से एक ले लेते हैं। -8 है, उसको मैं 2 से भाग करूँ, क्या वो बेटा 2/-8 के बराबर होगा? 2/-8 कह रहा हूँ मैं, 2/-8 के बराबर होगा। आपने कहा जी भैया इसको काट लो आप, तो -4 आ रहा है, इसको काट लो आप, तो -1/4 आ रहा है। किसी भी सूरत में ये बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्रम विनिमयता भी नहीं है। तो क्रम विनिमयता का नियम यहाँ पर फेल हो रहा है। परिमेय संख्या के बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में आ जाओ, तो टेबल पर ही चलते हैं सीधा। देखिए क्रम विनिमयता क्या होती है, समझ में आ चुका है जी। परिमेय संख्या दिखाती है, व्यवकलन के अंतर्गत नहीं दिखाती है, गुणन के अंतर्गत दिखाती है, भाग के अंतर्गत नहीं दिखाती है। पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत दिखाती है, व्यवकलन के अंतर्गत नहीं दिखाती है, गुणन के अंतर्गत दिखाती है, भाग के अंतर्गत नहीं दिखाती है। पूर्णांक संख्या अगर हम देख रहे थे तो वो था। परिमेय संख्या के बारे में, अरे परिमेय संख्या कब कराया मैंने? परिमेय संख्या का एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मान लो मैं कह देता हूँ 4/5 है, उसमें से 3/2 को घटाना है, और 3/2 में से मैं अगर 4/5 को घटाऊं तो मुझे भी पता है कि किसी भी सूरत में बराबर नहीं आने वाला, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, जब ये दोनों संख्या बराबर बराबर हो, जैसे ये भी 4/5 हो, वो भी 4/5 हो, तो उत्तर तो बेटा फिर सेम ही आएगा ना। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है। पूर्ण संख्याओं में भी यही सेम चीज़ चलेगी, व्यवकलन में नहीं होगा, गुणनफल में होगा, भाग में नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या में बेटा योग में होगा, व्यवकलन में नहीं होगा, और बेटा ये याद रखना है क्या होगा, गुणनफल में होगा, जबकि भागफल में नहीं होगा। इसके बाद आता है बेटा अगला नियम, सहचारिता का नियम। सहचारिता का नियम कैसे कहता है, तो कहता है कि आप बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप a, ठीक है, जमा b जमा c करो, ठीक है, और अगर वो a जमा b जमा c के बराबर आ जाए तो वो सहचारिता के नियम पर काम कर रहा है। सहचारिता का नियम यही कहता है, मोटी मोटी बात। अब इसमें हम फिर प्लस को देखेंगे, माइनस को देखेंगे, गुणा को देखेंगे, भाग को देखेंगे, सबको देखेंगे, और उसके बाद फिर हम रिजल्ट बताएंगे, ठीक है। होपफुली बच्चों आपको यहाँ तक आ चुका होगा सब कुछ समझ में। चलिए अब सहचारिता का जो नियम है इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या पूर्ण संख्या सहचारिता के नियम पर काम करती है? तो देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, योग और गुणनफल हर एक नियम पर काम कर रहा था, अब तक हमने देखा, तो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब योग से संबंधित और गुणनफल से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप हाँ लिख देना। लेकिन अगर आपसे कह सकते हो कि डिवाइड वाला आ जाए, यानी कि भागफल वाला आ जाए, या फिर आपका घटा वाला आ जाए जिसे आपको व्यवकलन कहते हैं, तो उस स्थिति में बेटा आपको सोचकर जवाब देना है कि आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। याद आ गया, समझ में रहेगा, मतलब सब क्लियर है, ठीक है। अब योग के अंतर्गत कैसे सहचारिता का नियम था वो भी बता दूं मैं आपको। तो कहता है कि यार एक बात बताओ मुझे, पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर जिसे कहते हैं, कोई भी 2-3 नंबर ले लो। जैसे मान लो मैंने 4 लिया और इसमें मैंने लिखा 6 जमा 8, और इसको मैंने लिख दिया 4 जमा 6 ऐसे करके, और जमा में 8। अब मैंने पूछा यार ये बताओ मुझे कि ये दोनों सहचारिता के नियम पर काम कर रहे हैं या नहीं करते हैं। ये सहचार्यता बोलो या सहचारिता बोलो सेम ही है।
अब कहते हैं कि यार इसको मैं अगर जोड़ूं तो मैं लिखूंगा 4 जमा 8 और 6 14 होता है, एम आई राइट? और 6 4 10 कितना होता है, 6 4 कितना होता है बेटा? 10 होता है, जमा में 8। अब इधर से देखो तो ये मुझे 18 दे रहा है ना, और इधर से देखो तो भी मुझे 18 दे रहा है। क्या उत्तर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ। आ रहा है यार, ऑब्वियसली। तो उत्तर अगर सेम आ रहा है तो यस ये आप लिखोगे सहचारिता के नियम पर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी में मैं घटा दे दूं, ठीक है, तो क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? घटा दे दूं तो क्या काम करेगा? तो मैं कहता हूं आप ऐसा करो, इसमें घटा लिख दो, ठीक है। घटा, सब जगह घटा घटा कर लो, तब क्या काम करेगा? तो मैं कहता हूं 4 घटा 6 घटा 8, ठीक है। और मैंने लिखा 4 घटा 6 घटा 8, ये नियम है, ठीक है। अब सोचो क्या ये काम करेगा? तो मैंने कहा यार पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 6 में से 8 गया तो माइनस का 2 हो गया, यानी घटा का 2। थोड़ा सा स्पेस नहीं है, समझो इस चीज़ को। उसके बाद 4 में से 6 गया तो घटा का 2 आ गया, और घटा का 8 हो गया बेटा ये, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप देखो तो ये ब्रैकेट खोलने पर घटा घटा जमा बन जाने वाले हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 जमा 2 आ जाएगा यहाँ से, और उधर आप कहें तो माइनस का 2 और माइनस का 8 ही रहेगा। इसका उत्तर तो 6 आ रहा है, उसका उत्तर माइनस का 10 आ रहा है। किसी भी कीमत पर ये बराबर तो नहीं है, यानी कि जो व्यवकलन है उसके अंतर्गत सहचारिता का नियम काम नहीं कर रहा है। ये हमने यहाँ से सीखा, ठीक है। गुणनफल के अंतर्गत करेगा, हर सूरत में ये याद रखना, गुणनफल के अंतर्गत और जोड़ के अंतर्गत तो काम करने वाला है। सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप कोई भी 3 संख्या ले लो, देखो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, बाईं ओर 70 हो जाएगा। और दाईं ओर आ जाओ, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70, ये भी 70 आ रहा है, तो ये काम कर रहा है। ऐसे जीरो वाला भी काम कर रहा है। तो ये होता है बेटा सहचारिता का नियम, जिसमें ये दिख रहा है आपको। भागफल वाले के बारे में मैं बता दूं आपको, कोई भी संख्या ले लेना, भागफल वाला जो है बेटा सहचारिता के नियम पर काम नहीं करता। आप कोई भी उत्तर ले लो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 8 भाग 4 भाग 2, ठीक है। और इसको मैंने लिखा 8 भाग 4 भाग 2, ऐसे लिखा, ठीक है। अब मैं इसको अगर हल करूं बेटा, तो पहले इन दोनों को मैं हल करूंगा, इन दोनों को हल करूंगा, क्योंकि ब्रैकेट के वाला जो है होता है पहले सॉल्व होता है। तो 8 भाग 2 को अगर हम 2 से भाग करेंगे 4 को, तो उत्तर में 2 मिलेगा। और इधर बेटा 4 से अगर हम भाग करेंगे 8 को, तो उत्तर में 2 मिलेगा, ठीक है। तो 2 हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाओ, कोई इशू नहीं है, माइनस यहाँ रहने दो, और माइनस कह रहा हूँ इक्वल टू, और बेटा यहाँ पर भाग का 2 लगा दो। यहाँ पर उत्तर में आपको 4 मिलेगा, जबकि यहाँ पर उत्तर में आपको सिर्फ 1 मिलेगा। तो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे जी। कैसे हुआ? दोबारा आप समझ लेना, वीडियो को रिवाइंड करके आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इस हिसाब से ये भी नहीं है। पूर्णांक संख्या के बारे में मैं बता दूं, योग के अंतर्गत सहचारिता का नियम काम करेगा, व्यवकलन के अंतर्गत नहीं करेगा, गुणनफल के अंतर्गत करेगा, भाग के अंतर्गत नहीं करेगा। परिमेय संख्या के बारे में भी वही है। हमें अगर डिटेल में पढ़ने के लिए मिले तो इसका उत्तर आप यह देखोगे कि भाग के अंतर्गत नहीं होगा, ठीक है, गुणन के अंतर्गत होगा, व्यवकलन के अंतर्गत नहीं होगा, और बेटा योग के अंतर्गत होगा। ऐसी ये टेबल पूरी की पूरी एज इट इज़ रहने वाली है। तो बेटा ये पूर्णांक में भी ऐसे ही फॉलो करो, ये ऐसे करके कट लगा दो, यहाँ पर हाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हाँ है, यहाँ पर हाँ है, यहाँ पर नहीं है। तो सब किसी में ऐसा ही टेबल बनने वाला है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा इसके एग्जाम्पल्स को करेंगे, और फिर उसके बाद शून्य की भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए हम अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रश्नावली 1.1 के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।